A of A plus B of B रिवर्सिबल, C of C plus D of D एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। इस रिवर्सिबल रिएक्शन में रेट फॉरवर्ड और रेट बैकवर्ड हम मान के चल रहे हैं। लॉ ऑफ मास एक्शन कहा कि रेट फॉरवर्ड विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिविटी ऑफ A to the power A, एक्टिविटी ऑफ B to the power B, प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मास ऑफ द रिएक्टेंट रेज़ टू द पावर ऑफ देयर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। प्रोपोर्शनैलिटी साइन अगर हम लोग हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगाना चलना पड़ेगा, उसको हम लोग बोलेंगे रेट कांस्टेंट। A ऑफ A टू द पावर A ऑफ B टू द पावर B। KF को बोलेंगे रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट फॉर द फॉरवर्ड डायरेक्शन, रेट कांस्टेंट फॉर द फॉरवर्ड डायरेक्शन। K will be called as rate constant of the forward direction. Similarly, rate backward will be directly proportional to activity of C to the power C, activity of D to the power D. Therefore, rate backward will be equal to K backward, activity of C to the power C, activity of D to the power D. दोनों तरफ से हम लोग लॉ ऑफ मास एक्शन लगा दिए। वो कहता है कि प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टेंट रेज़ टू द पावर ऑफ स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। इक्विलिब्रियम पे क्या होता है? एट इक्विलिब्रियम द रेट फॉरवर्ड बिकम्स इक्वल टू द रेट बैकवर्ड। एट इक्विलिब्रियम द रेट फॉरवर्ड इक्वल्स टू रेट बैकवर्ड। तो रेट फॉरवर्ड क्या था? KF इंटू एक्टिविटी ऑफ A टू द पावर A, एक्टिविटी ऑफ B टू द पावर B, दैट विल बी इक्वल टू KB, एक्टिविटी ऑफ C टू द पावर C, एक्टिविटी ऑफ D टू द पावर D। ध्यान रहे, जब इक्विलिब्रियम मानते हुए ये इक्वेशन लिख रहे हो तो हम यहां लिख दे रहे हैं ऑल A should be at equilibrium। जब इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन पहुंच चुका है तब की एक्टिविटी क्या है? A, B, C और D की, वो एक्टिविटी हम लोग को यहां पर बिठाना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग इक्विलिब्रियम मानते हुए ये इक्वेशन लिख रहे हैं कि रेट फॉरवर्ड रेट बैकवर्ड इक्विलिब्रियम पे बराबर हो जाता है। तो ये एक्टिविटी का वैल्यू, A का वैल्यू कब बिठाएंगे? जब इक्विलिब्रियम पहुंच चुका होगा तब कब बिठाएंगे। क्लियर है? यहां से हम लोग निकालेंगे K फॉरवर्ड अपॉन K बैकवर्ड, K फॉरवर्ड अपॉन K बैकवर्ड, रेट कांस्टेंट फॉरवर्ड अपॉन रेट कांस्टेंट बैकवर्ड विल बी इक्वल टू एक्टिविटी ऑफ C टू द पावर C, एक्टिविटी ऑफ D टू द पावर D डिवाइडेड बाय एक्टिविटी ऑफ A टू द पावर A, एक्टिविटी ऑफ B टू द पावर B। कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट इज अनदर कांस्टेंट एंड दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड KTH। KTH को बोलेंगे थर्मोडायनामिक कांस्टेंट। थर्मोडायनामिक कांस्टेंट बोलो या इसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलो। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन KEQ या KTH, थर्मोडायनामिक कांस्टेंट या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। एक्टिविटी ऑफ C टू द पावर C, एक्टिविटी ऑफ D टू द पावर D डिवाइडेड बाय एक्टिविटी ऑफ A टू द पावर A, B टू द पावर B। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ एक्टिविटी ऑफ द प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ द रिएक्टेंट, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और थर्मोडायनामिक कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और थर्मोडायनामिक कांस्टेंट। अब जिस टाइप का रिएक्शन है, जैसा रिएक्शन में A, B, C और D है, उनके एक्टिविटी आप आराम से बिठा सकते हो। जैसे मान लो लेट द रिएक्शन इज गैसियस, लेट द रिएक्शन इज गैसियस, गैसियस रिएक्शन है, मतलब कि A ऑफ A गैस प्लस B ऑफ B गैस इज गिविंग C ऑफ C गैस प्लस D ऑफ D गैस। मान लो चारों के चारों गैस हैं, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसका क्या लिखते हैं? सबका एक्टिविटी आपको बिठाना पड़ेगा। अब गैस का एक्टिविटी क्या होता है? पार्शियल प्रेशर। गैस का एक्टिविटी होता है पार्शियल प्रेशर, तो यहां लिखेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ C टू द पावर C, पार्शियल प्रेशर ऑफ D टू द पावर D डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ A टू द पावर A, पार्शियल प्रेशर ऑफ B टू द पावर B। सबका एक्टिविटी के बदले हम लोग क्या बिठा दिए? पार्शियल प्रेशर। जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन प्रेशर में लिख दिया जाता है, ये सारे के सारे पार्शियल प्रेशर, ध्यान रखना ये सारे P कब हैं? एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन कब वैलिड है? एट इक्विलिब्रियम ही वैलिड है, ना तो इक्विलिब्रियम के पहले ना तो इक्विलिब्रियम के बाद।
समझ में आ रहा है? एट इक्विलिब्रियम दिस एक्सप्रेशन इज वैलिड, ऑल द प्रेशर शुड बी एट इक्विलिब्रियम। जब सारे के सारे प्रेशर हम लोग, जब सारे के सारे एक्टिविटी जब हम लोग प्रेशर के टर्म्स में लिख देते हैं तो उस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक नया नाम दे देते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं केपी, केपी ऑफ द रिएक्शन। केपी भी बेसिकली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, के इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, दैट विल बी कॉल्ड एज केपी। रिएक्शन वही था, A of A gas plus B of B gas is giving C of C gas plus D of D gas। सारे गैस को हम लोग आइडियल गैस कंसिडर करते हैं। पार्शियल प्रेशर इंटू वॉल्यूम विल बी ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इंटू R इंटू T। पार्शियल प्रेशर कैन बी रिटर्न एज N by V इंटू R इंटू T। अगर ये वॉल्यूम लीटर में हुआ तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस पर लीटर बन गया ये, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस पर लीटर इज कॉन्सेंट्रेशन मोलैरिटी ऑफ द गैस इंटू R इंटू T। किसी भी आइडियल गैस का मोलैरिटी कंसेंट्रेशन डिफाइंड होता है। वी कैन डिफाइन मोलैरिटी कंसेंट्रेशन ऑफ आइडियल gas, molarity concentration can be written as partial pressure upon R into T। हमें पता है कि एक्टिविटी मोलैरिटी भी होता है। अगर किसी गैस का मोलैरिटी अगर डिफाइंड है, कॉन्सेंट्रेशन हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, तो उस गैस का हम लोग एक्टिविटी भी मोलैरिटी के टर्म में लिख सकते हैं, है कि नहीं? अगर इसी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऐसे लिख दिया गया कि मोलैरिटी कंसेंट्रेशन ऑफ C एट इक्विलिब्रियम टू द पावर C, मोलैरिटी कंसेंट्रेशन ऑफ C टू द पावर C, मोलैरिटी कंसेंट्रेशन ऑफ D टू द पावर D, मोलैरिटी कंसेंट्रेशन ऑफ A टू द पावर A, मोलैरिटी कंसेंट्रेशन ऑफ B टू द पावर B। अगर हम एक्टिविटी ऑफ द गैस के बदले कंसेंट्रेशन अगर बिठा दिए, देन दिस विल बी कॉल्ड एज Kc फॉर द रिएक्शन। जब एक्टिविटी कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में लिख दिया जाता है तो वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc कहलाता है। ध्यान रखना, किसी भी गैसियस रिएक्शन का हम लोग Kp भी लिख सकते हैं, Kc भी लिख सकते हैं, ये अपना चॉइस है। अगर गैस का कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में लिख दिए, मोलैरिटी के टर्म में लिख दिए तो वो Kc कहलाएगा, और अगर गैस का पार्शियल प्रेशर के टर्म में लिख दिए तो वो Kp कहलाएगा। क्लियर? अब देखो, Kp था इसी रिएक्शन का पार्शियल प्रेशर ऑफ C टू द पावर C, D टू द पावर D, A टू द पावर A और पार्शियल प्रेशर ऑफ B टू द पावर B। ये सारे पार्शियल प्रेशर कब? इक्विलिब्रियम पे। ये सारे कंसेंट्रेशन कब? इक्विलिब्रियम पे। हमें पता है कि पार्शियल प्रेशर और कंसेंट्रेशन आपस में रिलेटेड होते हैं। सारे पार्शियल प्रेशर को हटाकर अगर हम ये इक्वेशन लिख दें तो कोई गलती नहीं होगा। जैसे पार्शियल प्रेशर ऑफ C क्या लिखा जा सकता है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C इंटू R इंटू T टू द पावर C। सिमिलरली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D इंटू R इंटू T टू द पावर D डिवाइडेड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इंटू R इंटू T टू द पावर स्मॉल a, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B इंटू R इंटू T टू द पावर स्मॉल b। यहां तक समझने में किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो। किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर भी डिफाइंड है, कॉन्सेंट्रेशन भी डिफाइंड है। अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर लिख दिए कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में तो वो Kc कहलाएगा, अगर पार्शियल प्रेशर के टर्म में Kp कहलाएगा। किसी भी गैसियस रिएक्शन के लिए आप Kp भी डिफाइन कर सकते, Kc भी डिफाइन कर सकते। तो हम Kp वाले एक्सप्रेशन में क्या किए कि पार्शियल प्रेशर के बदले लिख दिए कॉन्सेंट्रेशन इंटू R इंटू T हर जगह। अब यहां पर हम लोग ये बोल सकते हैं कि दिस Kp विल बी इक्वल टू, सारे कॉन्सेंट्रेशन को अलग निकाल लो तो ये बन जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C टू द पावर C, D टू द पावर D, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A टू द पावर A, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B टू द पावर B, और सारे RT को एक जगह ले लो। तो RT को जब एक जगह लोगे तो RT पे जो पावर आएगा
C प्लस डी माइनस ए माइनस बी, C प्लस डी माइनस ए माइनस बी। अब इसी इक्वेशन को हम लोग जनरल फॉर्म में लिख देते हैं, Kp इज ऑलवेज इक्वल टू, ये एक्सप्रेशन को क्या कहते हैं, ये एक्सप्रेशन को Kc कहते हैं। Kp विल बी इक्वल टू Kc RT टू द पावर डेल्टा n, एक G लगा दे रहे हैं, G स्टैंड्स फॉर गैस। Kp इज इक्वल टू Kc इंटू RT टू द पावर डेल्टा Ng। डेल्टा Ng क्या है, सम ऑफ द स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ द गैसेस माइनस सम ऑफ द स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ द गैसियस रिएक्टेंट, गैसियस प्रोडक्ट माइनस गैसियस रिएक्टेंट। अब जैसे देखो, फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो हम लिखे नाइट्रोजन रिएक्ट्स विथ 3 हाइड्रोजन टू फॉर्म 2NH3, तो इसका Kp का एक्सप्रेशन क्या लिखेंगे, इक्विलिब्रियम मानते हुए कि इक्विलिब्रियम पे पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय इक्विलिब्रियम पे पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 मल्टीप्लाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 का होल क्यूब। ये सारे पार्शियल प्रेशर कब लिखेंगे, ये सारे पार्शियल प्रेशर कब के हैं, इक्विलिब्रियम के हैं। या इसी का हम लोग को Kc अगर लिखना पड़ता तो H3 का कंसंट्रेशन स्क्वायर अपॉन N2 का कंसंट्रेशन, H2 का कंसंट्रेशन होल क्यूब। यहां पर हम लोग Kp इज इक्वल टू Kc इंटू RT टू द पावर डेल्टा Ng वाला इक्वेशन भी लगा सकते हैं। अगर एक Kp पता चल गया तो Kc निकल जाएगा। तो डेल्टा Ng 2, ये गैस है, 2 माइनस 1 माइनस 3 दैट इज माइनस 2, ये इक्वेशन यहां पर वैलिड होगा। क्लियर? अनदर एग्जाम्पल, सपोज CaCO3 solid is dissociating to form CaO solid plus 2 गैस। अगर मुझे इस रिएक्शन का Kp डिफाइन करना पड़ा, Kp then it will become partial pressure of CO2 at equilibrium to the power 1 into 1 divided by 1। वो 1 दिखेगा नहीं, क्योंकि किसी भी सॉलिड का और किसी भी प्योर लिक्विड का एक्टिविटी क्या होता है, सीधा एक लाइन में Kp का एक्सप्रेशन है। ये Kp किसके बराबर, CO2 का पार्शियल प्रेशर जो भी आएगा इक्विलिब्रियम पे वही Kp है। Kc किसके बराबर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 जो भी आएगा इक्विलिब्रियम पे वही Kc है। इन दोनों का एक्टिविटी तो 1 हो गया, अगर 1 हो गया तो एक्टिविटी में 1 1 लगाएंगे वो अपीयर नहीं करेगा। और यहां पर मुझे अगर Kp इज इक्वल टू Kc RT टू द पावर डेल्टा n गैसियस प्रोडक्ट का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का सम माइनस गैसियस रिएक्टेंट का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का सम। सॉलिड को काउंट मत करना, सॉलिड को काउंट नहीं किया जाएगा। 1 प्लस 0 माइनस 0 ओनली 1। क्लियर है? सेम वे NH4HS solid dissociates to form NH3 gas plus H2S gas. Kp will be equal to partial pressure of NH3 into partial pressure of H2S divided by 1. अरे सबको समझ में आ रहा कैसे लिख रहे Kp? सॉलिड और लिक्विड कभी भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन में नहीं आएगा।
बताओ इस रिएक्शन का डेल्टा एनजी कितना? 1 + 1 - 0। डेल्टा एनजी 2 है तो केपी केसी का रिलेशन भी लिखा जा सकता है। इन जनरल मान लें हम लिखे A of A गैस, B of B सॉलिड इज गिविंग C of C गैस प्लस D of D सॉलिड। इसका केपी का एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए? सॉलिड सॉलिड का एक्टिविटी क्या हो गया? ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में नहीं आएगा। Kp will be equal to partial pressure of C to the power C divided by partial pressure of A to the power A। बस सॉलिड और लिक्विड का एक्टिविटी 1 होता है। इस रिएक्शन का डेल्टा एनजी कितना बोलोगे? C + 0 माइनस A, जिसका भी क्या मानेंगे? 0। तो C माइनस सिर्फ गैसियस रिएक्टेंट और गैसियस प्रोडक्ट को देखना है। सॉलिड और लिक्विड का डेल्टा एनजी में नहीं आएगा और सॉलिड और लिक्विड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन में भी नहीं आता है। समझ में आ रहा कैसे लिख रहे? डेल्टा एनजी देखे C - A कैसे लिखे और आगे लिख देंगे केपी = KC × RT to the power डेल्टा एनजी। क्लियर है? Aqueous, it is an equilibrium with C of C aqueous plus D of D aqueous। कोई गैस नहीं है। अगर कोई गैस नहीं है तो यहां पर हम लोग केपी नहीं कह सकते। केपी यहां पर डिफाइन नहीं होगा। यहां पर सिर्फ एक ही चीज डिफाइन होगा, केसी, जो कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C to the power C, D to the power D, A to the power A और B to the power B। बस ओनली, डोंट अप्लाई Kp = KC × RT to the power डेल्टा है। जब सारे के सारे सोल्यूशन है, कोई गैस नहीं है, तो सिर्फ हम लोग Kc बोल सकते हैं, Kp नहीं बोल सकते। लेकिन किसी भी गैसियस रिएक्शन में, गैसियस रिएक्शन मतलब क्या? सारे के सारे गैस या सॉलिड प्लस गैस, गैसियस रिएक्शन। सॉलिड का तो एक्टिविटी 1 होता है, या प्योर लिक्विड प्लस गैस, प्योर लिक्विड का भी एक्टिविटी 1 होता है। तो जहां गैस आया वहां केपी और केसी दोनों बोला जा सकता है और केपी और केसी में रिलेशन भी है। केपी = KC × RT to the power डेल्टा एनजी। क्लियर है? क्लियर? ओके। अब देखो, कॉपी करो पहले, जल्दी 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 कॉपी करो। Now, again, for a gaseous reaction, A of A gas माने B of B gas giving C of C gas plus D of D gas at equilibrium। हम लोग बोलेंगे Kp will be equal to partial pressure of C to the power C, D to the power D, A to the power A, B to the power B। पिछले क्लास में हम आप लोग को बता चुके हैं कि कोई भी गैसियस रिएक्शन को इक्विलिब्रियम पे तब लाया जा सकता है जब कंटेनर क्लोज हो। क्लोज कंटेनर है ना। जब इक्विलिब्रियम आ चुका, सारे चीज कांस्टेंट हो गए, सबका प्रेशर भी कांस्टेंट हो गया, पार्शियल प्रेशर कांस्टेंट हो गया। लेट द टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम इज PeQ और इस PeQ को बोला जाता है इक्विलिब्रियम प्रेशर। व्हाट इज इक्विलिब्रियम प्रेशर? It is the total pressure at equilibrium. That is called equilibrium pressure. Total pressure at equilibrium is called equilibrium pressure. जब इक्विलिब्रियम आ गया तो वेसल में जो टोटल प्रेशर बना वो इक्विलिब्रियम प्रेशर कहलाता है। आप लोग को सबको अच्छे से पता होगा
कि पार्शियल प्रेशर इज ऑलवेज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, डाल्टन्स पार्शियल प्रेशर लॉ, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो सारे पार्शियल प्रेशर को हम मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर करके लिख सकते हैं। देयरफॉर Kp विल बी इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ C, x ऑफ C into P equilibrium whole to the power C into x of D into P equilibrium to the power D, x of A P equilibrium to the power A, x of B into P equilibrium to the power B। सबको समझ में आ रहा है ये सारा डेरिवेशन? उसके बाद सारे x को अलग निकाल लो। Kp विल बी इक्वल टू, सारे x को अलग निकाले, x ऑफ C टू द पावर C, x ऑफ D टू द पावर D, x ऑफ A टू द पावर A, x ऑफ B टू द पावर B इंटू इक्विलिब्रियम प्रेशर को हर जगह सेम ले लो, कॉमन ले लो, सबको अलग निकालो तो क्या बन जाएगा? समझ आ रहा? C प्लस D माइनस A माइनस B। अब देखो ये एक्सप्रेशन देखने से ऐसा लग रहा है कि मैंने एक्टिविटी की जगह मोल फ्रैक्शन बिठा दिया है ना? तो इसका भी हम लोग एक नाम दे देते हैं, Kp विल बी इक्वल टू Kx, Kx जब एक्टिविटी x के टर्म में लिखा हुआ है तो Kx इंटू P इक्विलिब्रियम टू द पावर डेल्टा mg। ये भी इक्वेशन ध्यान में रखिएगा। किसी भी गैसियस रिएक्शन में Kp इज ऑलवेज इक्वल टू Kx इंटू P इक्विलिब्रियम, P टोटल इक्विलिब्रियम टू द पावर डेल्टा n। वहीं से कंटिन्यूड, लेट द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस एट इक्विलिब्रियम इज n टोटल। लेट द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस एट इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम पहुंच चुका तो A का मोल प्लस B का मोल प्लस C का मोल प्लस D का मोल, टोटल मोल्स ऑफ द गैस एट इक्विलिब्रियम कितना मान रहे हैं? NT। मोल फ्रैक्शन क्या होता है? मोल्स अपॉन टोटल मोल्स। बिठाएंगे Kp विल बी इक्वल टू x ऑफ C टू द पावर C, मोल्स ऑफ C moles of C upon n total to the power C, x of D to the power D, moles of D upon total moles to the power D, n of A upon n of T to the power A, moles of B upon moles total to the power B into P equilibrium to the power delta mg था। अब इसमें क्या करो कि सारे मोल्स को अलग निकाल लो, तो n ऑफ C टू द पावर C, n ऑफ D टू द पावर D, n ऑफ A टू द पावर A, n ऑफ B टू द पावर B इंटू ये बन जाएगा 1 अपॉन NT टू द पावर डेल्टा NG, और ये तो था 5 P इक्विलिब्रियम टू द पावर डेल्टा NG। हर जगह 1 बाई NT को कॉमन लोगे तो क्या बनेगा? 1 बाई NT टू द पावर C प्लस D माइनस A माइनस B बनेगा। अब ये एक्सप्रेशन देखकर ऐसा लग रहा है कि एक्टिविटी की जगह हम लोग मोल्स ऑफ द गैस बिठा दिए हैं। समझ में आ रहा है ये चीज? तो इसे भी हम लोग एक अलग नाम देंगे। नाउ Kp विल बी इक्वल टू Kn इंटू P इक्विलिब्रियम अपॉन n टोटल टू द पावर डेल्टा Ng। ये तीसरा इक्वेशन जो कि याद रखना। तो Kp इज इक्वल टू Kc इंटू RT टू द पावर डेल्टा n,
Kp is also equal to Kx into P equilibrium to the power delta n, and Kp is equal to Kn into Pq upon n total to the power delta n. ये तीनों इक्वेशन सिर्फ गैसियस रिएक्शन के लिए वैलिड है, क्योंकि डेल्टा एन ही गैसियस रिएक्शन के लिए निकाला जाता है। अगर आपसे सवाल कह रहा है कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, आपका काम है या तो केपी निकालना या तो केसी निकालना। ध्यान रहे केएक्स और केएन ये हम लोग अपने सहूलियत के लिए बनाए हुए हैं। हमें पता है कि एक्टिविटी कभी मोल फ्रैक्शन या एक्टिविटी कभी मोल्स के बराबर किसी का नहीं होता, या तो वो पार्शियल प्रेशर होता है या तो वो कॉन्सेंट्रेशन होता है। तो सवाल पूछा है कि कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो आपका काम है कि या तो केपी निकालना या केसी निकालना। नेवर कैलकुलेट केएक्स और केएन। समझ में आ रहा? ऐसा नहीं कि मोल दिया हुआ है तो सबका मोल फ्रैक्शन निकाल लिया इक्विलिब्रियम पे तो केएक्स निकाल दिया वही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। नहीं, आइदर केपी और केसी, बिकॉज एक्टिविटी इज आइदर पार्शियल प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन, है ना। केपी या केसी ही निकालेंगे। लेकिन बढ़िया बात यह है कि इफ डेल्टा एनजी इज 0 फॉर एनी रिएक्शन, जैसे मान लें हम लिखे 2HI गैस ब्रेक्स टू फॉर्म H2 गैस प्लस I2 गैस, इसका डेल्टा एनजी कितना बोलोगे? सारे गैस है, बैलेंस्ड रिएक्शन है, 1 + 1 - 2 बोलोगे, डेल्टा एनजी क्या आ गया? 0। सबसे पहले यही चेक करना कभी भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त कि जो रिएक्शन दिया हुआ है उसका डेल्टा एनजी 0 है क्या। अगर डेल्टा एनजी 0 हो जाता है तो प्रॉब्लम बहुत सिंपल तरीका से सॉल्व हो जाता है, क्योंकि डेल्टा एनजी अगर 0 हो गया तो केपी, केसी, केएक्स, केएन सब बराबर। आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि किसमें सॉल्व करो। नो डाउट हमको निकालना है केपी या केसी, अगर हम केएन भी निकाल लिए तो मेरा आंसर है वो। सारे गैसों के अगर मोल्स भी मेरे को पता चल गए कब? इक्विलिब्रियम पे, तो केएन निकाल के उसको केपी बोल देंगे आंसर। तो अगर डेल्टा एनजी 0 है, अगर डेल्टा एनजी अगर 0 है, डेल्टा एनजी अगर 0 है तो केपी, केसी, केएक्स, केएन सब बराबर। ध्यान रहे, हम बार बार बोल रहे हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन इज वैलिड ओनली एट इक्विलिब्रियम। सारे प्रेशर, सारे कॉन्सेंट्रेशन या सारे मोल्स इक्विलिब्रियम वाले होने चाहिए, तब जाके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन में हम लोग बिठा सकते हैं। क्लियर? एनी के इक्विलिब्रियम डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर, और कोई दूसरा पैरामीटर पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड नहीं करता है। जब तक टेम्परेचर कांस्टेंट तब तक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू ऑलवेज कांस्टेंट। पिछले क्लास में हम बोले थे कि एक रिएक्शन को डिस्टर्ब किए तो वो पुराना इक्विलिब्रियम से नए इक्विलिब्रियम पे चला गया, लेकिन पुराने और नए के बीच में एक चीज कॉमन होगा, और वो कॉमन क्या होगा? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। समझ में आ रहा है? ध्यान रखो, जब हम लोग डिस्टर्बेंस किए हैं तो यहां पर चीजें अपने आप एडजस्ट होंगी ताकि ये वैल्यू फिक्स्ड है। हो सकता है कि C घट गया तो B भी घट गया, या C बढ़ गया तो B भी बढ़ गया, ताकि केपी का वैल्यू कांस्टेंट रहे। यहां पर चेंजेस हो सकते हैं। अगर आप डिस्टर्ब करोगे तो हो सकता है कि A, B, C, D के मोल्स अलग अलग आ जाएं, लेकिन जब उनका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू निकालोगे तो वही सेम वैल्यू आएगा। द क्वांटिटी ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में चेंज आफ्टर डिस्टर्बेंस ऑफ द इक्विलिब्रियम, लेकिन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू ऑलवेज फिक्स्ड जब तक कि टेम्परेचर इज ऑलवेज फिक्स्ड। सवाल में टेम्परेचर के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ है, हमेशा टेम्परेचर कांस्टेंट मानना। क्लियर है चीज? It depends only on temperature and no other parameter.
न्यूमेरिकल प्रॉब्लम शुरू करने के पहले हम 2-4 बात बताएंगे, उसको बिल्कुल ध्यान से नोट करना, समझना। केमिकल इक्विलिब्रियम का प्रॉब्लम करने का जो तरीका है, शुरुआत करने का जो तरीका है, वो लगभग सारे प्रॉब्लम में फिक्स्ड रहता है। वो तरीका को समझो, पहले क्या लिखेंगे, बाद में क्या लिखेंगे, कैसे ब्रेक करते हैं मोल्स को, ये काइनेटिक्स में भी हम डिस्कस किए होंगे, लेकिन फिर भी हम डिस्कस कर दे रहे एक बार और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू का मदद से हम लोग पार्शियल प्रेशर, मोल, यही सब पूछा जाता है कि इसके कितने होंगे मोल इक्विलिब्रियम पे, उसके कितने प्रेशर होंगे, पार्शियल प्रेशर कितना होगा इक्विलिब्रियम पे, यही सब पूछा है। सबसे पहले लिखो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन extent of reaction is represented by X. It is the moles reacted or formed per stoichiometric coefficient. It is the moles of reactant, moles reacted or formed per stoichiometric coefficient. Reacted बोल रहे हैं reactant के लिए और formed बोल रहे हैं प्रोडक्ट के लिए। किसी के लिए भी आप extent of reaction निकाल सकते हैं। A of A, B of B, C of C प्लस D of D। रिवर्सिबल आरो का भी हमेशा ध्यान रखना। मान लो टाइम 0 पे A0 मोल्स B0 मोल्स, किसी भी टाइम T पे नहीं मानना है। अब काइनेटिक्स नहीं पढ़ रहे, केमिकल इक्विलिब्रियम का सवाल में या तो टाइम 0 पे डेटा दिया गया होता है या तो टाइम इक्विलिब्रियम पे डेटा दिया गया होता है, क्योंकि बीच का डेटा का कोई यूज ही नहीं है। कोई भी डाटा दिया होगा या तो 0 पे दिया होगा या तो इक्विलिब्रियम पे दिया होगा। समझ में आ रहा है? तो तुरंत हम माने इक्विलिब्रियम। एट इक्विलिब्रियम क्या स्थिति हो गया? A0 में से मान लो Y रिएक्ट कर गया और A कांस्टेंट हो गया। तो अगर इक्विलिब्रियम आ चुका है तो चारों कांस्टेंट हो गए होंगे ना। तो बोलेंगे B0 में से B बाई A इंटू वाई रिएक्ट किया होगा और कांस्टेंट हो गया होगा। C बाई A इंटू वाई बना होगा C और कांस्टेंट हो गया होगा, और D बाई A इंटू वाई बना होगा D का और वो कांस्टेंट हो गया होगा। कैसे लिखे समझ में आ रहा है? स्मॉल a इसको कहते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। स्मॉल a स्मॉल b के साथ रिएक्ट करता है, तो एक कितने के साथ रिएक्ट करेगा? b बाई a के साथ। y कितने के साथ रिएक्ट करेगा? b बाई a इंटू वाई के साथ। क्लियर? c बाई a इंटू वाई, d बाई a इंटू वाई। ये तो इक्विलिब्रियम पे मोल्स हो गए सब। आपका इतना चाहो तो इसी से सॉल्व कर दो प्रॉब्लम को, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन x विल बी इक्वल टू, मान लो हम A को देखें, A का कितना मोल रिएक्ट किया है? Y। इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है? क्योंकि मोल रिएक्टेड पर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, मोल रिएक्टेड डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है? A वाई बाई ए। कोई बात नहीं, हम बी को देख रहे। बी का कितना मोल रिएक्ट किया? बी का कितना मोल रिएक्ट किया? बी वाई बाई ए। कितना स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है? बी कट गया, बी सब बराबर आएगा। सी का कितना मोल बना है? सी बाई ए इंटू वाई, तो सी वाई बाई ए कोएफिशिएंट कितना है? सी कट गया। डी बाई ए इंटू वाई कोएफिशिएंट कितना है? डी कट गया। कहीं भी देखो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन हमेशा सेम आता है, और ये एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन कितना आया? y बाई ए। तो y कितना है? ax बिठा दिए यहां पर। तो इक्विलिब्रियम पे A0 माइनस ax
यहां पर AX लिखोगे तो A और A कट जाएगा, क्या बचेगा? BX नॉट माइनस BX। यहां AX लिखोगे A कट जाएगा, बचेगा CX DX। कहने का मेरा ये मतलब है कि मान लो एक रिएक्शन है N2 प्लस 3H2 गिविंग 2NH3 बैलेंस, टाइम t इक्वल टू 0 पे इसके 10 मोल, इसके 5 मोल, कितना भी ले लो। इक्विलिब्रियम पे 10 माइनस 1x 5 माइनस 3x 2x। सिर्फ एक ही वेरिएबल है x, जिसको हम लोग किसी तरीके से सॉल्व करके कैलकुलेट करें। स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी समझ में आ रहा है? कोफिशिएंट है ए नॉट माइनस ए एक्स बी नॉट माइनस बी एक्स। ए एक्स बी एक्स क्या है? कोफिशिएंट से तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ कोफिशिएंट कितना? 1। यहां पे लिखे 1x, यहां 3 3x 2 2x। क्लियर? A of A plus B of B giving C of C plus D of D at constant volume and temperature. Pressure is directly proportional to number of moles. ध्यान देना, टाइम 0 पे P1 प्रेशर P2 प्रेशर A और B का लिया गया। सीधे प्रेशर में भी काम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सीधे प्रेशर में काम करो। शुरू में पार्शियल प्रेशर कितना था? P1, इसका P2। इक्विलिब्रियम पे कितना मानेंगे? P1 माइनस AP, P2 माइनस BP, CP DP। अब हम लोग स्मॉल p को बोलेंगे एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। ये एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन है इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, x का एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, इन टर्म्स ऑफ मोल्स। कारण जब प्रेशर प्रोपोर्शनल है मोल का, तो हम वही चीज प्रेशर में भी लिख सकते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम का सॉल्व करने का दो तरीका, या तो मोल से सॉल्व करो या तो सीधे प्रेशर से सॉल्व करो। फॉर एग्जाम्पल N2 प्लस 3H2 इट इज गिविंग 2NH3। सवाल में दिया Initially N2 and H2 are taken in a mole ratio 1:5। चलो 2:3। शुरू में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन 2:3 मोल रेशियो में लिया गया है। तो सवाल खुद ही कह रहा है कि आपके ऊपर चॉइस है। क्या चॉइस है? या तो टाइम 0 पे 2A0 और 3A0 मान ले मोल, या आपके पास चॉइस है कि टाइम 0 पे 2P0 और 3P0 मान ले दोनों का प्रेशर। बिकॉज मोल रेशियो इज ऑलवेज इक्वल टू प्रेशर रेशियो। समझ में आ रहा है? मोल रेशियो इज ऑलवेज इक्वल टू प्रेशर रेशियो। कब? एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। रिजिड कंटेनर में जब रिएक्शन कराया जा रहा है, केमिकल काइनेटिक्स में बताया था, रिजिड माने वॉल्यूम कांस्टेंट, फ्लेक्सिबल या नॉन रिजिड मतलब प्रेशर कांस्टेंट। क्लियर है? चाहो तो यहां पर लिख लो 2A0 माइनस x 3A0 माइनस 3x 2x। कब लिखे? इक्विलिब्रियम पे। और इसका हम लोग इक्विलिब्रियम पे लिख सकते हैं 2P0 माइनस P 3P0 माइनस 3P 2P। व्हाट इज द टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम? दिस प्लस दिस प्लस दिस। काइनेटिक्स पढ़ चुके हो तो अब समझने में आसान होगा। वहां T इक्वल टू T पे बात करते थे, यहां इक्विलिब्रियम पे बात करेंगे। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन समझ में आया? तो प्रॉब्लम का शुरुआत हमेशा मोल को ब्रेक करना इक्विलिब्रियम मानते हुए एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन के टर्म्स में। इस तरफ कॉपी कर लिए।
इधर लिमिटिंग रिएजेंट का बात ही नहीं करेंगे यार, क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट तो जीरो हो जाता है और इक्विलिब्रियम पे कोई भी रिएक्टेंट और कोई भी प्रोडक्ट जीरो नहीं होता। समझ में आ रहा? किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कभी जीरो नहीं होता और कभी इनफाइनाइट नहीं होता। इट इज ऑलवेज अ फाइनाइट नंबर। तो खुद सोच के देख, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट है, कोई भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में जीरो हो सकता है क्या इक्विलिब्रियम पे? नेवर। At equilibrium, all the reactant and all the product will be present at a constant quantity. ज्यादा कम ये अलग बात है, लेकिन सारे के सारे होंगे ही होंगे। अगर कोई जीरो है तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में चालू हो जाएगा जिसको जीरो से बढ़ाया जाए। A प्लस बी गिविंग C प्लस D, हम ले लिए A, C और D, रिएक्शन किस डायरेक्शन में चालू होगा? बैकवर्ड, ताकि B बने। Clear? Degree of dissociation is valid for single reactant system. एक ही रिएक्टेंट सिस्टम के लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वैलिड होता है। ध्यान रहे, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन किसी के लिए भी वैलिड है, लेकिन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एक ही रिएक्टेंट वाला रिएक्शन के लिए वैलिड होता है। जैसे मान लो लिखे A of A is giving B of B plus C of C, एक रिवर्सिबल रिएक्शन, एक ही रिएक्टेंट। यहां हम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में भी काम कर सकते हैं, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन में भी काम कर सकते हैं। मान लो टाइम t इक्वल टू 0 पे इसके A0 मोल्स लिए गए, मैं एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन में काम करना चाह रहा हूं। इक्विलिब्रियम पे A0 माइनस AX BX CX बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। जो अब तक कर रहे थे वही हम यहां पर लिख दिए। समझ में आ रहा है? अल्फा, जिसको हम लोग कहते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये हमेशा होता है मोल्स रिएक्टेड पर यूनिट मोल टेकन। Degree of dissociation is always moles reacted per unit mole taken. समझ में आ रहा है? अब ध्यान देना, T इक्वल टू 0 पे A0 था, इक्विलिब्रियम पे हम मान लिए कि A0 में से Y चला गया, Y रिएक्ट कर गया और A कांस्टेंट हो गया। अगर Y रिएक्ट किया तो B कितना बनेगा? B by A इंटू Y बनेगा और कांस्टेंट हो गया। ये C by A इंटू Y बना और कांस्टेंट हो गया, क्योंकि इक्विलिब्रियम में तो तीनों कांस्टेंट होंगे। अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का डेफिनेशन क्या कह रहा है? कितना रिएक्ट किया पर यूनिट मोल टेकन, पर मोल कितना रिएक्ट किया। तो हम लोग बोलेंगे A0 में से Y रिएक्ट किया है, तो एक मोल में से कितना रिएक्ट किया है? Y बाई A0, Y बाई A0। तो यहां पर Y क्या आ गया? A0 अल्फा। बिठाओ यहां पर, तो ये बन जाएगा A0 माइनस A0 अल्फा, ब्रैकेट में कॉमन A0 इंटू 1 माइनस अल्फा। यहां लिखेंगे B बाई A इंटू A0 अल्फा, यहां लिखेंगे C बाई A इंटू A0 अल्फा। ऐसे लिख लिए तो ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में ब्रेक किए। अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। गौर से देखो एक बात, अगर आप प्रॉब्लम को एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन में सॉल्व कर रहे हो, कोई गलत नहीं है। मान लो सॉल्व करने के बाद एक्स आप निकाल लिए, जब एक्स आप निकाल लिए लेकिन सवाल पूछ रहा है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बताओ, तो जब एक्स निकाल लिए तो आप अल्फा बहुत आराम से निकाल सकते। AX अपॉन A0 यही अल्फा है, AX अपॉन A0 ही अल्फा है। बात समझ में आ रहा? अल्फा हमेशा एक से छोटा क्वांटिटी होगा, अल्फा हमेशा एक से छोटा क्वांटिटी होगा। मान लो अल्फा का वैल्यू आया 0.45,
तो उसको लिखा जाएगा 45%। सवाल में परसेंट में ही दिया होगा, परसेंट को डिवाइड कर लेना 100 से, तब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में यूज करना। जब आंसर निकाले तो उसको 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंट में आंसर दे लें। समझ में आ रहा है? क्लियर है? देखो केपी, केसी, केएक्स, केएन का रिलेशन तो डिराइव तो हो ही जाता है। जो अभी डिस्कस कर रहे हैं यही काम देगा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने में। अगले क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ही सॉल्व करेंगे, लेकिन अभी एक चीज और देख लो, एक दो पॉइंट और बताना रह जाएगा जो बता के हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे अगले क्लास में। अगला क्लास में सिर्फ सॉल्विंग तरीका नोट करते चले जाओ। समझ में आया? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, एक्सटेंट और रिएक्शन, ठीक है। अब देखो, मान लो आप अल्फा में काम कर रहे हैं और किसी तरीके से केपी के साथ रिलेशन लगा रहे हैं। अल्फा दिया है, केपी पूछ रहा है, केपी दिया है, अल्फा पूछ रहा है। अल्फा और केपी में जब बात करते हैं, अल्फा और केपी में जब बात किया जाता है, मान ले रिएक्शन ए ऑफ ए, बी ऑफ बी प्लस सी ऑफ सी, सारे गैस एट टाइम t इक्वल टू 0, एट टाइम t इक्वल टू 0, ए नॉट मोल्स एट एनी टाइम t, ए नॉट माइनस ए नॉट इंटू 1 माइनस अल्फा। ध्यान देना, b बाई ए इंटू ए नॉट अल्फा, c बाई ए इंटू ए नॉट अल्फा। इक्विलिब्रियम पे लिखोगे ये चीज। मान लो शुरू में ए नॉट मोल दिया हुआ है सवाल में, तो ऐसे लिखोगे ना इक्विलिब्रियम पे, ठीक है। अब केपी को इस्तेमाल करने के लिए मेरे को पार्शियल प्रेशर चाहिए ना। अब पार्शियल प्रेशर क्या होता है? मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाई टोटल प्रेशर। मोल फ्रैक्शन के लिए टोटल नंबर ऑफ मोल्स चाहिए। टोटल नंबर ऑफ मोल्स कब? इक्विलिब्रियम पे, क्योंकि हर काम इक्विलिब्रियम पे करना है। व्हाट विल बी द टोटल नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम? व्हाट विल बी द टोटल नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम? मोल्स एट इक्विलिब्रियम कितना होगा? ए नॉट इंटू 1 माइनस अल्फा, बी बाई ए नॉट अल्फा, सी बाई ए नॉट अल्फा। ऑब्वियसली आप ए नॉट कॉमन ले लोगे, 1 माइनस अल्फा, बी बाई ए अल्फा, सी बाई ए अल्फा। निकल गया टोटल मोल्स। अब आपको चाहिए होगा सबका मोल फ्रैक्शन एट इक्विलिब्रियम। मोल फ्रैक्शन क्या होता है? मोल्स अपॉन टोटल मोल्स, मोल्स अपॉन टोटल मोल्स। ये मोल है, ये टोटल मोल है। ए नॉट कटेगा, हर जगह ही कटेगा, है कि नहीं? 1 माइनस अल्फा अपॉन, ये लिख दोगे 1 माइनस अल्फा प्लस बी बाई ए अल्फा प्लस सी बाई ए अल्फा। ऐसे लिखोगे ना, यहां भी लिख लोगे, यहां भी लिख लोगे। कहने का मेरा ये मतलब है बेटा कि जब भी अल्फा और केपी में काम किया जाता है तो इनिशियल मोल की आवश्यकता नहीं होती और ना ही दिया हुआ होगा। इनिशियल मोल की आवश्यकता नहीं होती है और ना दिया हुआ होगा। वी ऑलवेज स्टार्ट आवर प्रॉब्लम अज्यूमिंग 1, एक मानकर प्रॉब्लम को शुरू करना है। समझ में आ रहा है? तुम खुद ही सोचो कि अगर यही रिएक्शन दिया हुआ होता और अगर हम t इक्वल टू 0 पे 1 मान लेते, ध्यान रहे ये एक एक्चुअल मोल नहीं है, लेकिन जब हम मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो एक्चुअल मोल फ्रैक्शन आएगा। 1 से शुरू करना है सवाल को। जब भी अल्फा और केपी में काम करना है 1 से शुरू करना है सवाल को। 1 मोल इक्विलिब्रियम में क्या मानोगे? 1 माइनस अल्फा, अल्फा चला गया 1 में से, यहां क्या लिखेंगे? बी बाई ए अल्फा, सी बाई ए अल्फा। तीनों को जोड़ेंगे, टोटल मोल, डिवाइड करेंगे, एक्चुअल मोल फ्रैक्शन।
मोल फ्रैक्शन सबका निकल गया, टोटल प्रेशर सवाल में दिया होगा, टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई कर लेना, पार्शियल प्रेशर निकल जाएगा, पार्शियल प्रेशर इक्विलिब्रियम में निकल गया तो केपी वाला एक्सप्रेशन का इस्तेमाल कर लेना। हम सिर्फ ये बताना आपको चाह रहे थे इससे कि जब भी हम लोग अल्फा और केपी में काम करते हैं तो सवाल का शुरुआत हमेशा 1 मोल मानते हुए किया जाएगा। समझ में आ रहा है? ये क्लियर है? ऑल्सो जब हम लोग केपी में काम कर रहे हैं, ऑल्सो इफ वी आर वर्किंग इन केपी एंड mole ratio is given, take the ratio directly as moles। उस केस में भी कट जाता है। जैसे मान लो नाइट्रोजन प्लस 3 हाइड्रोजन 2NH3, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्ट करके अमोनिया बना रहा है। सवाल में दिया कि शुरू में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का मोल रेशियो लिया गया 2:3, मोल रेशियो 2:3 लिया गया। तो जानबूझ के प्रॉब्लम को बड़ा मत करना, 2A0 और 3A0 मान के शुरू मत करना, सीधे T=0 पे मान लेते इसका 2 मोल, इसका 3 मोल, सीधे रेशियो को मोल ले लेना, -x -3x 2x जोड़ के टोटल मोल, जब डिवाइड करोगे एक्चुअल मोल फ्रैक्शन। जब 2A0 3A0 भी लोगे ना तो जब डिवाइड करोगे मोल फ्रैक्शन के लिए A0 A0 कट जाएगा। तो दो बात ध्यान रखना है कि जब भी अल्फा और केपी में प्रॉब्लम का शुरुआत 1 से, और जब भी मोल रेशियो और केपी रेशियो को सीधे मोल मानना है। क्या चीज? ये मोल रेशियो वाला तो कहीं भी सिंगल रिएक्टेंट सिस्टम में रेशियो थोड़ी दिया रहेगा रे। एक ही रिएक्टेंट में रेशियो, हाँ यहां तो सीधे अल्फा और केपी का रिलेशन बता रहे हैं। 1 से शुरू करना है, और जब रेशियो दिया हुआ रहे तो सीधे रेशियो को मोल मान लेना है। नहीं समझ में आया? आ गया? अगले क्लास में करेंगे न्यूमेरिकल इसके ऊपर।